आज हम लोग पढ़ रहे हैं शाही नौकरशाही। इसमें भाग 1 है भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। शाही नौकरशाही, नौकरशाही यानी शासन तंत्र के साथ जुड़े हुए व्यक्ति। तो शाही नौकरशाही में सर्वोच्च होता था बादशाह, वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि था, तो सर्वशक्ति उसमें थी और उसके आदेश के अनुसार ही बाकी राज्यों का शासन चलता था। लेकिन बादशाह निरंकुश नहीं था। वो अपनी सहायता के लिए उसके पास कई संस्थाएं थी, जिसमें एक का नाम है विचारत। विचारत यानी आज के दिन में हम लोग इसको मंत्री परिषद कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे मंत्री होते थे और इसका मुख्य अधिकारी जो था वो वजीर कहलाता था। अकबर के समय में बैरम खां वजीर के पद पर थे। क्योंकि अकबर बहुत ही कम उम्र में 13 साल की उम्र में उसको गद्दी संभालनी पड़ी, तो बैरम खां ही वजीर के रूप में शासन किया और वजीर के पास बहुत शक्तियां होती थी। यहाँ तक कि बादशाह अगर अनुपस्थित हैं तो वो बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता था। लेकिन बाद में ये बहुत लोगों का कहना था कि एक व्यक्ति के पास इतनी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। तब उसकी शक्तियों को 3 अधिकारियों में बांट दिया गया। पहला है मीर बख्श, दूसरा है दीवाने आला, मीर बख्शी, दूसरा है दीवाने आला और तीसरा है सद्र उस सुदूर। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। और एक थे सलाह, उसके बादशाह को सलाह देने के लिए एक अधिकारियों का दल था। इतिहासकार इन अधिकारियों के दल को अभिजात वर्ग के नाम से पुकारते हैं। तो अकबर बहुत ही दूरदर्शी बादशाह था, तो उसने इनके भर्ती के लिए विभिन्न जातियों और विभिन्न धार्मिक समूहों से इनकी भर्ती ली। कारण कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वो राजसत्ता को चुनौती दे सके। इन अभिजात वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। जिस प्रकार गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, लेकिन वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए या बंधे हुए रहते हैं, उसी तरह यह अभिजात वर्ग जो थे वे सभी बादशाह के प्रति वफादार थे। तो शुरू से ही बादशाह, मुगल साम्राज्य के बादशाहों के समय में शुरू से ही ईरानी और तुरानी लोग शाही अभिजात वर्ग में प्रवेश कर रहे थे। इनकी नियुक्तियां होने लगी थी। कुछ तो हुमायूं के समय में हम लोग जानते हैं कि हुमायूं 15 साल तक ईरान में था और उसके साथ कुछ ईरानी चले आए थे और कुछ बाद में मुगल दरबार में प्रवेश किए। 1560 के बाद राजपूतों और भारतीय मुसलमानों, जिनको शेख जादा के नाम से कहा जाता है, शेख जादा भी कहा जाता है, शाही सेवा में प्रवेश करने लगे। इनमें प्रथम व्यक्ति जो राजपूत का मुखिया था वो अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा, जिनकी पुत्री के साथ अकबर का विवाह हुआ था। जोधाबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
शिक्षा और लेखन शास्त्र, लेखा शास्त्र की ओर जो लोगों का झुकाव था, जो लोग अच्छी जो शिक्षा पाए हुए थे, वैसे हिंदू जातियों के लोगों को भी पदोन्नत किया जाता था, जिसमें टोडरमल का नाम लिया जा सकता है। टोडरमल जिसको बाद में वित्त मंत्री बना दिया गया था। और जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में चूंकि उनकी रानी जो थी ईरानी थी, नूरजहां, तो उन्होंने ईरानियों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद में नियुक्त किया, और औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों में नियुक्त किया। इसके अलावा उनके शाही सेवा में मराठे भी बहुत अधिक संख्या में थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभिजात वर्ग में सभी तरह के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। सभी सरकारी अधिकारियों के 2 ओहदे होते थे, एक था जाट, दूसरा था सवार। जाट से उनके पद और वेतन का पता चलता था कि वे किस पद पर हैं, कितना वेतन प्राप्त कर सकते हैं, और सवार से ये पता चलता था कि वो कितने घुड़सवार रख सकते थे। तो ये मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा अकबर, मुगल साम्राज्य में अकबर ने ही इसकी शुरुआत की थी। और इसमें न्यूनतम मनसब 10 का होता था और अधिकतम 10,000 का होता था। लेकिन अकबर ने जहांगीर अपने पुत्र को 12,000 का मनसब दिया था और 7,000 का मनसब दिया था मानसिंह को। तो इस तरह से मनसब दिया जाता था। सैन्य अभियानों में जब जाना होता था तो अभिजात वर्ग अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे उसमें, लेकिन जब प्रांतों में वे शासन करते थे तो वो साम्राज्य के अधिकारी के रूप में शासन करते थे। सैन्य कमांडर जो होता था वो क्या करता था? घुड़सवारों की भर्ती करता था, प्रशिक्षण देता था, उसको सुसज्जित करता था, और जो घुड़सवारी, जो मुगल शाही जो घुड़सवारी थी, उनके क्या किया जाता था? उनके पार्श्व भाग में लोहे को गर्म करके शाही निशान लगा दिया जाता था, उसको कहते थे दाग दिया जाता था। इससे पता चलता था कि ये शाही घोड़े हैं, कहीं भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कि शाही घोड़े हैं। बादशाह मनसबदारों की नियुक्ति करता था। और क्या करता था बादशाह? सभी अधिकारियों के ओहदों, जो उच्चतम अधिकारी होते थे, उनके ओहदों को, पदवियों को और नियुक्तियों के बदलाव का निरीक्षण करता था। यानी पूरा कंट्रोल किसमें था? बादशाह के ऊपर था। और ये अभिजात वर्ग अपनी शाही सेवा के लिए उनको क्या मिलता था? उनको शक्ति मिलती थी कि कोई भी कहीं भी जा रहा है तो सब कोई क्या कह रहे हैं कि ये शाही सेवा के अभिजात वर्ग हैं। धन मिलता था और सम्मान और प्रतिष्ठा तो मिलती ही थी। जो भी शाही सेवा में आना चाहता था, कोई भी व्यक्ति जो आना चाहता था, उसको क्या करना पड़ता था? एक याचिका पत्र देना पड़ता था, किसी अभिजात के थ्रू से देना पड़ता था।
और क्या होता था कि उसको बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाता था और बादशाह उसको अगर सुयोग्य मानता था तो उसको मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी, मैंने इसके पहले बताया आपको कि मंत्री 3 मंत्री होते थे। वजीर की जो शक्तियां थी उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। मीर बख्शी जो था वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्री था। वो उच्चतम वेतनदाता था और उसके हस्तखत से ही सेना को वेतन मिलती थी। उसको सरखत कहते हैं, जिसमें वो हस्ताक्षर करता था। तो मीर बख्शी था जो था वो बादशाह के दाहिने ओर खड़ा होता था और जितने भी नियुक्तियां और पदोन्नति के उम्मीदवार होते थे उनको वो प्रस्तुत करता था और उसके कार्यालय से ही जब उसका हस्ताक्षर हो जाता था, मुहर हो जाती थी, मुहर लग जाती थी और बादशाह भी उसमें हस्ताक्षर कर देते, मुहर लग जाती थी, तब वो आदेश के रूप में तैयार हो जाता था। और दूसरे मंत्री कौन थे? दूसरे मंत्री थे दीवाने आला, वे थे वित्त मंत्री। और तीसरे मंत्री थे सद्र उस सुदूर, ये थे अनुदान के मंत्री और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति भी इनके द्वारा होती थी। तो ये तीनों मंत्री कभी कभी तो आपस में मीटिंग करके मिलजुल के बैठ के कोई भी काम कर लेते थे, आपस में बातचीत कर लेते थे, उसके बाद कोई सिद्धांत पर आ जाते थे। ऐसा ये कर सकते थे, लेकिन ये अपने अपने काम में स्वतंत्र भी थे, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता था। इस तरह से बादशाह अपने इन सहायकों के साथ मिलकर साम्राज्य के प्रशासन और राजकोषीय व्यवस्था को अच्छी तरह चलाते थे। दरबार में अभिजात वर्गों का एक ऐसा सुरक्षित दल भी था जिसको किसी भी सैन्य अभियान में या प्रांतों में भेजा जा सकता था किसी भी समय में। और वे क्या करते थे? प्रतिदिन सुबह और शाम 2 बार बादशाह के सार्वजनिक सभा, 2 सभाएं होती थी। एक थी सार्वजनिक सभा जिसको दीवाने आम कहा जाता था और एक थी दीवाने खास या निजी सभा। तो ये जो सार्वजनिक सभा थी उसमें ये अभिजात आते थे, उपस्थित होते थे, उपस्थित होना जरूरी था। और ये क्या करते थे? बादशाह और उनके घराने की सुरक्षा की जिम्मा भी इनके ऊपर था। अब आते हैं हम लोग सूचना तथा साम्राज्य। किसी भी साम्राज्य को सटीक रूप से चलाने के लिए आलेख तैयार करना और उनकी सूचना सर्वत्र राज्य में पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी जो था वो लेखकों जिनको वाकिया नवीस कहा गया है, क्या कहा गया है? वाकिया नवीस लेखक जो आलेख तैयार करते थे। ये लेखक क्या करते थे? ये लेखक दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों, दस्तावेजों और फरमानों का आलेख तैयार करते थे। कौन तैयार करते थे? ये लेखक या वाकिया नवीस। इसके अतिरिक्त क्या होता था?
अभिजातों या क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, जिसको वकील कहा गया है, वे क्या करते थे? ये वकील दरबार की बैठकों कि कब दरबार की बैठक होगी, बैठकों की तिथि और समय, एक अखबार था, उसका नाम है उच्च दरबार से समाचार, उच्च दरबार से समाचार या अखबारात ए दरबार ए मोहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों की विवरण तैयार करते थे। कौन करते थे? अभिजात वर्ग, अभिजात और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, वकील, वे तैयार करते थे। इसके अलावा इस अखबार में हर तरह की सूचनाएं होती थी। क्या क्या होती थी सूचना में? जैसे दरबार में उपस्थिति, दरबार में कौन कौन उपस्थित हुआ, क्या उपस्थिति है, पद और पदवियों का दान, ग्रहण किए गए उपहार, राजनयिक शिष्टमंडल, और यहां तक कि अगर बादशाह किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करता है तो इसकी जानकारी भी, सभी चीजों की सूचना इस अखबार में होती थी। तो इन सूचनाओं से क्या होता था कि अगर कोई इतिहासकार अभिजातों या राजाओं के बारे में कुछ लिखना चाहे तो यहाँ से सूचना मिल जाती थी। तो ये तो हो गए आलेख तैयार करना। हाँ, और अब है कि जो शाही दस्तावेज थे वो क्या होते थे? शाही दस्तावेज को क्षेत्रों में भेजना पड़ता था। तो क्षेत्र में कैसे भेजा जाता था? शाही डाक के जरिए। शाही डाक के जरिए क्षेत्रों में ये शासकीय दस्तावेजों को भेजा जाता था। और शासन तो बहुत बड़े क्षेत्र में था। मुगल साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। अकबर के समय में तो बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। तो ये एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जाता था। इसके लिए डाक व्यवस्था, शाही डाक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। शाही डाक व्यवस्था में क्या था कि बांस के डिब्बों में लपेट कर कागजों को ले जाते थे। कौन ले जाते थे? हरकारे, जिनको कहा जाता था कसीद या पथमार, कसीद या पथमार। ये लोग दिन रात दौड़ते रहते थे। ये बांस के डिब्बों में कागज लपेटकर ये क्या ले जाते थे? शाही दस्तावेज को लेकर दौड़ते रहते थे। और सुदूर प्रांतों में ये बादशाह के इन दस्तावेजों को पहुंचा देते थे। और वहां से भी जो दस्तावेज थे, जो आलेख थे, वो भी लेके बादशाह को कुछ ही दिनों में पहुंचा देते थे। इस तरह से पूरा साम्राज्य जो था वो एक सूचना तंत्र, बहुत ही अच्छे सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पार्ट 3 में है केंद्र से परे या प्रांतीय प्रशासन। यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह केंद्र में शासन होता था। तो केंद्र जो था वो सूबों में बटा हुआ था या प्रांतों में बटा हुआ था। और सूबों के अधिकारी को कहा जाता था सूबेदार। क्या कहा जाता था? सूबेदार। वो सूबेदार जो होता था वो बादशाह द्वारा नियुक्त होता था और
बादशाह को ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। सूबेदार के अधीन में 3 अधिकारी होते थे। कितने अधिकारी? 3 अधिकारी। पहला था दीवान, बख्शी, दीवान यानी दीवाने आला जो केंद्र में था, और बख्शी यानी मीर बख्शी। यहाँ बख्शी कहा गया है, आपकी किताब में बख्शी लिखा हुआ, मीर बख्शी यानी केंद्र की तरह ही है। और सद्र उस सुदूर, यहाँ भी 3 अधिकारी थे। किसके अधीन? सूबेदार के अधीन। यानी केंद्र सूबों में बटा था। सूबे का अधिकारी कौन था? सूबेदार था। और सूबेदार के अधीन में 3 अधिकारी थे, दीवाने आला, मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर। और प्रत्येक सूबा सरकारों में बटा था। प्रत्येक सूबा सरकारों में बटा था। सरकार का जो मुखिया था उसको फौजदार कहते हैं। फौजदार अपने अधीन सेना रख सकता था, तोपचियां रख सकता था, घुड़सवार रख सकता था, और सरकार परगनों में बटा था। सरकार जो था वो परगनों में बटा था। और परगना का मुखिया जो था वो सीकदार कहलाता था। सीकदार के अधीन 3 अधिकारी थे। परगना का मुखिया जो था वो सीकदार था, और सीकदार के अधीन 3 अधिकारी थे। वो कौन कौन थे? एक था कानून गो। कानून गो क्या करता था? राजस्व का आलेख तैयार करता था कि किसको कितना राजस्व देना है, किसका टैक्स कितना है, ये सब वो तैयार करता था। और दूसरा था चौधरी। चौधरी क्या करता था? उसको संग्रह करता था, राजस्व को। कानून को संग्रह नहीं करता था, वो खाली हिसाब लिखता था, ब्यौरा लिखता था। और चौधरी उसको संग्रह करता था। और तीसरा था काजी। काजी क्या करता था? न्याय संबंधी काम करता था। कोई झगड़ा झमेला हुआ तो फैसला करता था। अब परगनों के नीचे था ग्राम, गांव के नीचे था, गांव किसमें बटा हुआ था? नांगला। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों, लेखाकारों, लेखा परीक्षकों और संदेशवाहकों का एक समूह था। बहुत सारे लोग यहाँ काम करते थे और सभी अपने काम में बहुत दक्ष थे। और ये क्या करते थे? प्रचुर मात्रा में लिखित आदेश तैयार करते थे, वृत्तांत तैयार करते थे। लेकिन हर जगह फारसी का प्रयोग होता था। फारसी भाषा सब जगह प्रचलित थी। केवल गांवों में स्थानीय भाषा का प्रयोग होता था, क्योंकि गांव में फारसी इतनी प्रचलित नहीं थी। गांव में जो शासन था वो कुछ तो जमींदारों के हाथ में था और कुछ मुगल साम्राज्य के प्रशासन के हाथ में था। तो कभी कभी राजस्व को लेकर और सत्ता के बंटवारों को लेकर जमींदारों और साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच संघर्ष हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। इसमें विद्रोह की भी संभावना रहती थी, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था, पहले ही पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और इतने वैभवशाली थे कि कोई भी विद्रोह का असफल होना निश्चित ही था। तो ये सब विद्रोह छोटे मोटे तनाव होते ही रहते थे, लेकिन वो सफल नहीं होते थे। इस तरह से
सभी मिलजुल कर एक बहुत ही सुंदर ढंग से केंद्र और प्रांतों का प्रशासन चलता था। ये हम लोग का शाही नौकरशाही का पाठ इसमें खत्म होता है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, अकबर का वजीर कौन था? इसमें कई नाम दिए जाते हैं, तो हम लोग को तो मालूम ही है कि कौन था, बैरम खान। मैंने अभी अभी बताया है कि अकबर के वजीर का नाम था बैरम खान और अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये भी कि मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। तो जैसा कि प्रांत का प्रशासन अभी हम लोगों ने देखा कि प्रांत का प्रशासन कैसा था। प्रांत का प्रशासन केंद्र की तरह कुछ कुछ था, लेकिन ये प्रांत जो थे वो केंद्र प्रांतों में बटे थे, सूबों में बटे थे। और सूबों का अधिकारी कौन था? सूबेदार था। और सूबेदार के अधीनस्थ 3 अधिकारी थे, दीवान, बख्शी और सद्र सुदूर। उसके बाद सरकार का मुख्य अधिकारी कौन था? फौजदार के नीचे सरकार कई परगनों से मिलकर बना होता था। सरकार कई परगनों में बटा हुआ था और परगनों का अधिकारी कौन था? सिकदार था। और सिकदार के अधीन 3 अधिकारी थे। कौन कौन थे वे? कानूनगो, चौधरी और काजी। फिर परगना गांव में बटा था, गांव नांगला में बटा था। इस तरह से हम लोग जैसा कि अभी पढ़ा है उस तरह को पूरी तरह से अच्छी तरह से हम लोग लिख देंगे। तो ये मुगल प्रशासन के मुख्य प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण की चर्चा हम लोग इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? तो क्या थे ये? मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ क्या था? इसके अधिकारियों का दल, है ना। इसको इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार इसको अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों से लिया जाता था अभिजात वर्ग के लोगों को, जिससे कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वो राज सत्ता को चुनौती दे सके। इसको एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। और इसमें जो कि गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया, जो कि वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े होते हैं। इसमें सभी जातियों जैसे ईरानी, तुरानी, राजपूत, भारतीय मुसलमान, मराठे आदि सभी उच्च पदों में नियुक्त थे अभिजात वर्ग में। और किसी भी सैन्य अभियान में ये अभिजात अपनी सेनाओं को लेकर भाग लेते थे और प्रांतीय शासन में साम्राज्य के अधिकारी के रूप में शासन करते थे। और अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा क्या थी? धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। और सभी उच्चतम अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों का पुनरीक्षण बादशाह स्वयं करता था।
इन अधिकारियों के बारे में पादरी फादर एंटोनियो मांसेरेट उल्लेख करते हैं कि सत्ता का बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए बादशाह उन्हें दरबार में बुलाता था और निरंकुश आदेश देता था जैसे वे उनके दास हो। तो ये अभिजात इस तरह से देखा जाता है कि अभिजात वर्ग को बहुत अधिक शक्ति थी, धन भी अच्छा मिलता था, प्रतिष्ठा भी मिलती थी, शक्ति तो थी ही, लेकिन वे बादशाह के अधीन ही थे। इस तरह हम लोग मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण के बारे में लिख सकते हैं। अब आता है मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं। मनसब शब्द ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद। तो अकबर ने सबसे पहले ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। इसमें दशमलव के अनुसार ये पद होता था। 10 से न्यूनतम मनसब होता था 10 का और अधिकतम होता था 10,000 का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि जहांगीर को अकबर ने 12,000 का मनसब दिया था और 5,000 से ऊपर जो मनसब होते थे वो ज्यादातर राजकुमारों को दिया जाता था। तो मनसब में दो ओहदे होते थे, एक होता था जात, दूसरा होता था सवार। जात से पद और वेतन का सूचक था जात, और सवार कि उसके पास कितने घुड़सवार रह सकते हैं। मनसबदारों को बादशाह ही नियुक्त करता था और इसके लिए मीर बख्शी जो था वह उसको सलाह देता था बादशाह को। और मनसबदार को योग्यता के ऊपर रखा जाता था। अगर वो अयोग्य सिद्ध होता था तो उसको हटा भी दिया जाता था। और मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदार वंशानुगत नहीं था कि उसकी मृत्यु हो गई, मनसबदार की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा मनसबदार बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद वो मनसब उससे हट जाता था। उसका पुत्र यदि योग्य साबित हुआ तभी उसको मनसब दिया जाता था, वरना नहीं। तो इसमें श्रेणियां भी 3 तरह के अफसर होते थे। प्रथम श्रेणी में कौन आता था? जिसके पास 5,000 का जात है, यानी पद उसका 5,000 का है और सवार भी उसके पास 5,000 है, तब वो प्रथम श्रेणी का अफसर कहा जाएगा। और अगर उसके पास पद तो 5,000 का है, जात तो 5,000 का है, लेकिन घुड़सवार उसके पास 2,500 का है, 2,500 का है, तब वो सेकंड क्लास अफसर माना जाएगा, द्वितीय श्रेणी का अफसर माना जाएगा। और अगर उसके पास 5,000 का जात है और सवार है 2,500 से भी कम, तब उसको तृतीय श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। तो ये मनसबदारी प्रथा, इसके गुण भी थे, दोष भी थे। गुण क्या थे कि मनसबदारों को बादशाह ही नियुक्त करता था और उनका वेतन भी बादशाह से ही प्राप्त होता था, इसलिए ये बादशाह के प्रति वफादार होते थे और सीधा नियंत्रण इनका बादशाह से ही होता था। और मनसब जो होता है योग्यता के आधार पर दिया जाता था। अगर व्यक्ति योग्य है तो उसको मनसब दिया जाता था, अगर वह योग्य साबित नहीं हुआ तो उससे मनसब छीन भी लिया जा सकता था। इसके अलावा मनसबदारों ने कला और साहित्य का भी संरक्षण
को प्रोत्साहन दिया। ये है इसके गुण। और दोष क्या थे? मनसबदारी प्रथा के दोष थे कि चूंकि मनसबदारी प्रथा में जो सैनिक थे उनको वेतन उनके स्वामी यानी जो प्रधान मनसबदार था उससे मिलता था। तो वफादार किससे था? किस पर था? अपने स्वामी पर था, बादशाह के प्रति नहीं था। और प्रत्येक मनसबदार क्या करता था? अपने ढंग से अपने सैनिक की व्याख्या करता था। इससे स्वच्छता कम हो जाती थी कि बादशाह को कुछ पता है और मनसबदारों के पास कुछ है, मतलब बादशाह के पास मतलब सही रिपोर्ट नहीं जाती थी। और चूंकि मनसबदारों को प्रशासनिक और सैनिक दोनों काम करने पड़ते थे, इसलिए ना तो वो सैनिक ठीक से हो पाते थे और ना प्रशासनिक काम ठीक से कर पाते थे। ये हो गए इसके दोष। इस तरह से मनसबदारी प्रथा के कुछ दोष थे, कुछ गुण थे, और फिर भी ये काफी हद तक ये प्रचलित हुआ और इससे लाभ भी कुछ हुए। इस तरह से हम लोग का ये शाही नौकरशाही पाठ यहाँ खत्म हो रहा है।